नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल द कैटलिस्ट एकेडमी में, जहां पर आप मेरे द्वारा केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। तो आपको पता होगा, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, कि हम वहां केमिस्ट्री का हमने सेकंड बुक का यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने एक चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। जो आपकी पुरानी बुक जो है उनमें तो चैप्टर नंबर 10 है ये, और जो नई बुक है उनमें है चैप्टर नंबर 6, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ठीक है, जिसमें हमने इसकी हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरीन क्या होता है, ये अपन बात कर चुके थे। ठीक है, प्रिपरेशन क्या होती है, नॉमेनक्लेचर क्या होता है, और हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी हम कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, आपको याद होगा, हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगी ये चीज़ें। और ये हमने जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने इस टॉपिक को पूरी तरह ख़त्म कर लिया था। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बोला था कि हमारी जो अगली रिएक्शन है, जैसे हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसे अपन बोलते हैं विलोपन अभिक्रिया। तो हमारी आज की जो वीडियो जो है वो आपकी यहीं से शुरू होने वाली है। तो आप देखिए हम आपको बताते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन, जैसे आप क्या बोलते हैं, जैसे आप बोलते हो विलोपन अभिक्रिया, जैसा नाम वैसा काम, बिल्कुल यही होने वाला है, विलोपन अभिक्रिया। तो देखो इसमें होता क्या है, आप समझें होता क्या है इसमें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने यहाँ पे एल्किल हैलाइड लिया है। ठीक है, कोई भी मैंने एल्किल हैलाइड ले लिया इस तरीके से। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैं आपसे कराता हूँ, इसकी रिएक्शन मैं किसी बेस से करा रहा हूँ। बेस आप जानते हैं सब, लुईस बेस, जिसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, और अपने लोन पेयर को डोनेट करता है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, इस रिएक्शन में हमको क्या देखने को मिलता है कि आपका जो बेस है वो सबसे पहले अटैक करता है इस हाइड्रोजन पर। ठीक है, क्या करता है, वो इस हाइड्रोजन पर अटैक करता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं बेस क्या करता है, लोन पेयर दे सकता है, डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो जब बेस इस पर अटैक करता है यानी वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। तो हाइड्रोजन से जब ये रिएक्ट करता है तो अपना एक कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, इतनी बात ठीक आ गई। जब ये हाइड्रोजन को यहाँ से लेके जाएगा तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पर जो कार्बन है, आपको सबको पता है नेचर हाइड्रोजन का, कि हाइड्रोजन जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर जाता है। हाइड्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर जाता है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर जाएगा तो कार्बन पे क्या होगा, चार्ज जनरेट हो जाएगा, चार्ज आ जाएगा कार्बन पे। और आप सबको पता है चार्ज जो होता है, आप कोई भी चार्ज बोल रहे हैं, वो एक तरीके से दोष हैं, प्रॉब्लम्स हैं। वो चार्ज जितने कम होंगे या नहीं होंगे तो कंपाउंड उतना ही अच्छा होगा, यानी उतना ही अच्छा स्टेबल होगा। तो आप ये सभी चीज़ें जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कार्बन पर चार्ज बनता है तो कार्बन क्या करता है, अब देखो पड़ोसी हाइड्रोजन है, इनसे तो क्या हेल्प मांगे, ये तो पहले ही काम चला रहे हैं अपना हाइड्रोजन लेकर। ठीक है, तो ये अपने पास वाले कार्बन से हेल्प मांगता है कि भाई हेल्प कर। ये इससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएँ, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना ले। लेकिन जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड बनता है तो कार्बन कहता है यहाँ यदि डबल बॉन्ड बना तो मेरे पास तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे। और आप सभी जानते हैं कि कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, अनस्टेबल हो जाएगा। तो कार्बन क्या करता है, वो सोचता है कि भाई ये तो अपना दोस्त है, बिल्कुल कार्बन है। तो कार्बन क्या कहता है कि वो ब्रोमीन से बात करता है कि भाई आप निकलो यहाँ से, क्योंकि आपको पता है जो आपका ब्रोमीन है वो एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ पर रिएक्ट होगा। ठीक है, तो कार्बन क्या करता है, यहाँ पर ब्रोमीन को बाहर निकालने के लिए बात करता है। ठीक है, अब ब्रोमीन बंदा ताकतवर है, ऐसा नहीं है कि निकल गया। तो ब्रोमीन क्या करता है, ब्रोमीन कहता है कि भाई मैं तो जाऊंगा, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, मैं तुम्हारा भी इलेक्ट्रॉन लेके जाऊंगा यहाँ से। ठीक है, और आप ये भी जानते हो कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, अपन केमिकल्स की भाषा में बात करें तो ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो काफ़ी अच्छी होती है। इसके कारण ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकलता है। जब ये इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकलेगा तो आपका जो ब्रोमीन है वो एज अ ब्रोमाइड यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, यानी आपके सामने ये जो मॉलिक्यूल है वो डबल बॉन्ड के साथ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है वो आपको डबल बॉन्ड के साथ देखने को मिलेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। एलिमिनेशन रिएक्शन में, विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है, आपने यदि आप सीधा इस रिएक्शन को देखें तो आप देखोगे इस रिएक्शन में क्या हुआ, इसमें हाइड्रोजन और जो ब्रोमीन है वो दोनों यहाँ से बाहर निकल चुके हैं, दोनों का क्या हो चुका है, विलोपन हो चुका है। इसलिए अपन इसको रिएक्शन को क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन या विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आप एक और बात समझें, जब मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा आपके सामने
कि क्या होती है एलिमिनेशन रिएक्शन, क्या होती है विलोपन अभिक्रिया, तो आप कहोगे इन दिस रिएक्शन एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम from beta carbon and halogen atom from alpha carbon take place। यानी एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में आपका जो हाइड्रोजन एटम है, कौन सा हाइड्रोजन एटम, बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन एटम है, और आपका जो हेलोजन एटम है, कौन सा हेलोजन एटम, जो कहाँ पर है, एल्फा कार्बन पर है, इन सब का क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। और अब आप आगे लिख सकते हो दिस रिएक्शन आर नॉन एज एलिमिनेशन रिएक्शन या विलोपन अभिक्रिया। यानी इस अभिक्रिया में आपके हाइड्रोजन परमाणु का और हेलोजन परमाणु का विलोपन हो जाता है, इसलिए इसे अपन विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। अब आपने जैसे ये डेफिनेशन सुनी तो आपके माइंड में आया कि सर हाइड्रोजन और हेलोजन तो ठीक है, लेकिन ये बीटा कार्बन और एल्फा कार्बन का क्या केस है, ये क्या मसला है। तो हम इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि ये क्या चीज़ है। जैसे मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर लिखता हूँ, एक हैलाइड की स्ट्रक्चर लिखने वाला हूँ, जिसमें आपका कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो हेलोजन जुड़ा हुआ होता है और आपका जो कार्बन है, इससे क्या जुड़े हुए हैं, आपके हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिस भी कार्बन से आपका हेलोजन जुड़ा हुआ होता है, उस कार्बन को आप बोलते हो एल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं, एल्फा कार्बन बोलते हैं, ठीक है। और अब इस एल्फा कार्बन के पास वाला जो कार्बन होता है, इसे अपन बोलते हैं बीटा कार्बन। और इससे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे उन्हें आप क्या बोलोगे, बीटा हाइड्रोजन बोलोगे, बेसिक बात है ये तो, ठीक है। तो जिससे आपका हाइड्रोजन जुड़ा है उसे आप क्या बोल रहे हो, एल्फा, और जिसके पास वाले को क्या बोल रहे हो, बीटा, ठीक है। तो ये केस आप समझ सकते हैं कि एल्फा और बीटा क्या होता है। तो आप यहाँ भी लिख सकते हो, ये आपका कार्बन हो गया एल्फा, ये आपका कार्बन हो गया बीटा। तो यानी इसमें क्या होता है, एल्फा कार्बन से तो हाइड्रोजन निकलता है और बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन बाहर निकलता है। तो इसी को अपन बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ तक बात ठीक है। इसका एक और नाम है, इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। इस रिएक्शन को अपन बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। और ये जो नाम है, ये ऐसा नहीं है कि आप पहली बार सुन रहे हैं, आपने सुना होगा, इसे बीटा विलोपन कहते हैं, बीटा विलोपन कहते हैं, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो नाम है, जो बीटा विलोपन है या जो बीटा एलिमिनेशन है, ये नाम आप पहली बार नहीं सुन रहे हैं। ये नाम आपने 11th क्लास में भी सुना था। तो आपने जब 13 चैप्टर हाइड्रोकार्बन पढ़ा था, उस चैप्टर में आपने ये नाम सुना था। तो आपको याद आएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसमें बताना चाहता हूँ आपको कि ये होता क्या है। जब इसकी डेफिनेशन में लिखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आप यहाँ से समझें कि आपने ये जो पूरी रिएक्शन देखी, इस रिएक्शन में आपने देखा कि इसमें बीटा कार्बन से बीटा जो हाइड्रोजन है उसका क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या पड़ गया, बीटा एलिमिनेशन। यानी अपन कह सकते हैं कि बीटा हाइड्रोजन एटम is involved in elimination। बीटा हाइड्रोजन एटम इज इन्वॉल्व इन एलिमिनेशन, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को अपन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी a reaction in which beta hydrogen atom is involved in elimination reaction known as बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। ये चीज़ें आप लिख सकते हो। मैं हिंदी में आपको बताता हूँ बीटा विलोपन किसे कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें बीटा हाइड्रोजन परमाणु विलोपन में भाग लेता है, उसे अपन बीटा विलोपन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये आपका हिंदी में भी कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो आप देखो, आप यहाँ पे आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि मैं ब्लैक बोर्ड पर ऑल टाइम इंग्लिश लिखता हूँ, मैं साथ में थोड़ी बहुत हिंदी भी लिखता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी में नहीं पढ़ाते हम हिंदी में पूरा जो सेंटेंस है वो हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और आपको यदि और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं हिंदी के रिगार्डिंग, ऐसा कुछ है तो, ठीक है। बाकी ऐसा मुझे लगता नहीं है कि आपको प्रॉब्लम आने वाली है, सब प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है और अच्छा है।
थोड़ा हिंदी में भी आपको इंग्लिश के वर्ड सुनाई देंगे तो आपके फ्यूचर में वो काम आने ही वाले हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि बीटा विलोपन किसे कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें बीटा हाइड्रोजन परमाणु विलोपन में भाग लेता है उसे बीटा विलोपन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इतनी भी बात हमें समझ में आ गई, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब एक नए कॉन्सेप्ट में आपसे बात करता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये तो ठीक है, यहाँ तक जब आपके सामने कोई भी सिमेट्रिकल एल्कीन आपको दिख रहे, एल्किल हैलाइड दिखता है, तब तक तो आपका काम चल जाता है। लेकिन यदि रिएक्शन में आपको मोर देन अल्फा हाइड्रोजन एटम, यानी आपको एक से ज़्यादा मोर देन वन अल्फा हाइड्रोजन एटम, यानी आपको एक से अधिक हाइड्रोजन एटम देखने को मिलें, एक से अधिक हाइड्रोजन एटम यदि आपको देखने को मिलते हैं, तो आप किस बेसिस पे डिसाइड करोगे कि आप कौन सा अल्फा हाइड्रोजन काम में लें, ठीक है। जैसे मैं आपको एक रिएक्शन दिखाता हूँ। मैंने एक रिएक्शन लिखी है जिसमें मैं लिखता हूँ CH3 CH2 CH2 CH3। ये मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखी, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ बेस से, आप चाहे तो KOH से करा लें, एल्कोहलिक KOH, ठीक है। कैसा KOH चाहिए? एल्कोहलिक KOH, ठीक है। जब आप रिएक्शन कराते हैं तो हमें यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। 2 प्रकार के प्रोडक्ट हमको यहाँ देखने को मिलते हैं। कैसे कैसे? देखो, आप ये सभी जानते होंगे, आपको ये दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे आपका ब्रोमीन है, तो आप इसे क्या बोलने वाले हो? बिल्कुल, इसे हम अल्फा कार्बन बोलने वाले हैं। इसके जो पास वाले हैं इन्हें अपन क्या बोलते हैं? बीटा। तो पास वाला तो ये भी है, तो ये भी बीटा है, और ये भी क्या है? बीटा है। और इससे आगे आपको ज़रूरत नहीं है अल्फ़ा बीटा, उससे आगे आप गामा चले जाएँ, डेल चले जाएँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपका काम बीटा तक चलता है, ठीक है। तो आप यहाँ देखते हो कि सर हमारे पास यहाँ 2 अल्फ़ा हैं, सॉरी, हमारे पास यहाँ पे 2 बीटा हाइड्रोजन एटम हैं। तो आप किसको प्रेफर करें? यदि हम दोनों रिएक्शनों को एक बार देखें, मैं दोनों का एक प्रोडक्ट आपके सामने बनाता हूँ, तो आप देखोगे कि यदि मैं एक बार किनारे वाले अल्फ़ा हाइड्रोजन को लूँ, काम में लेता हूँ, किनारे वाले बीटा हाइड्रोजन एटम को यदि मैं काम में लेता हूँ, तो मेरे सामने जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो क्या यही आएगा? क्या? बिल्कुल यही बनने वाला है, ठीक। यदि मैं यहाँ पर सेकंड वाले को काम में लेता हूँ, इधर वाले अल्फ़ा हाइड्रोजन यदि मैं काम में लेता हूँ, तो क्या मेरे सामने यही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा? क्या? बिल्कुल, आप कहेंगे कि बिल्कुल हमें यही प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। अब क्यों, कौन सा प्रोडक्ट इसमें मेजर है और कौन सा प्रोडक्ट माइनर है? यानी मेजर और माइनर का केस क्या होता है? ऐसा प्रोडक्ट जो हाई क्वांटिटी में बनता है, अधिक मात्रा में जो बनता है उसे अपन बोलते हैं मेजर, और जो कम मात्रा में बनता है उसे अपन बोलते हैं माइनर, ठीक है। तो मेजर और माइनर, इन दोनों केसों को आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट पर अपन फोकस करते हैं। तो इनमें से किसको तो मैं मेजर बोलूँ और किसको मैं माइनर बोलूँ, ये हमें कौन बताएगा? तो इसको बताने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हैं एक साइंटिस्ट जिन्होंने एक रूल दिया था, सेट-जेफ रूल। क्या नाम है? सेट-जेफ रूल। यानी आपके सामने यदि मोर देन, क्या है? मोर देन 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम है, तो आप यूज करोगे सेट-जेफ रूल को। अब सेट-जेफ रूल जो है, ये देने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है अलेक्जेंडर, अपने साइंटिस्ट का नाम जो है वो है अलेक्जेंडर जेटसेप। ये क्या है? ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। इन्होंने दिया था ये रूल, ठीक है। इन्होंने ये जो रूल है वो आपके सामने प्रस्तुत किया था। अब ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि आपकी जो एल्कीन होती है, आपकी एल्कीन इन विच, कौन सी एल्कीन? इन विच, ऐसी एल्कीन जिसमें एल्काइल जो ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप बॉन्डेड विद या अटैच्ड विद एल्कीन इन विच एल्काइल ग्रुप, सॉरी इसमें अपन एक लाइन और जोड़ दें, एल्कीन इन विच ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। आप फिर से, मैं एक बार इसको फिर से ही ले लेता हूँ, आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। फिर से देखें एक बार, क्या कहते हैं अपने सेट-जेफ जी? सेट-जेफ रूल क्या कहता है? सेट-जेफ रूल कहता है कि एल्कीन, क्या कहता है ये कहता है कि एल्कीन इन विच
greater number of alkyl group attached with double bond is major product। ठीक है, यानी क्या कहते हैं, अलेक्जेंडर जेटसेफ कहते हैं कि ऐसी एल्कीन जिसके पास एल्काइल ग्रुप अधिक मात्रा में हो, अधिक संख्या में हो, उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन मेजर एल्कीन बोलेंगे। यानी ऐसी एल्कीन जिसके पास एल्काइल ग्रुप का नंबर ज़्यादा हो, उसे अपन क्या बोलने वाले हैं, मेजर बोलने वाले हैं। उसे अपन क्या बोलने वाले हैं, उसे अपन मेजर प्रोडक्ट या मेजर एल्कीन बोलने वाले हैं। ठीक है, तो आप यही नियम लगाएं यहाँ पे। जब आप इस वाले केस में देखते हो यदि आप नाम देखें तो आप जानते हो 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंट आएगा। बिल्कुल आप नाम लिख सकते हैं इसका नाम होगा पेंट 1 ठीक है। नीचे वाले का नाम आप लिखोगे पेंट 2 नाम में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप किसको मेजर बोलें किसको माइनर बोलें, तो हम कहेंगे कि सेरजेफ ने कहा था कि ऐसी एल्कीन जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप हों, वो ही डबल बॉन्ड से अटैच। तो आप जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड देखते हैं, ये आपको डबल बॉन्ड दिख रहा होगा, तो आप इस डबल बॉन्ड से जब इधर देखते हैं तो आपको केवल एक ही ग्रुप दिखाई देता है, एक ही एल्काइल ग्रुप दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। जब आप इस डबल बॉन्ड को देखते हैं तो आपको एक ग्रुप तो इधर दिख रहा है और एक ग्रुप इधर दिख रहा है, 2 एल्काइल ग्रुप हो गए। तो ये जो 2 एल्काइल ग्रुप जिस पे दिख रहे हैं उससे अपन बोलने वाले हैं मेजर। क्या बोलने वाले हैं इसको, मेजर। इसको क्या बोलने वाले हैं, माइनर। ठीक है, तो आपके सामने यदि मोर देन अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं तो आप किसको मेजर बोलेंगे और किसको माइनर बोलेंगे, ये भी आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो अलेक्जेंडर जो अपने जेटसेफ हैं जिन्होंने सेरजेफ रूल दिया था, उन्होंने ये हमको बता दिया कि आपके सामने यदि मोर देन बीटा हाइड्रोजन का केस हो तो आप इस प्रकार से आप डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास समझ में आ गई होगी। इसी को अपन बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन, इसी को अपन बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये पूरी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन आपके सामने रिप्रेजेंट कर दी गई है मेरे द्वारा। तो आप इसको एक बार देखें, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं। अब आपके माइंड में, कुछ लोगों के माइंड में कुछ ऐसा भी आ रहा होगा, कुछ लोगों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर हम कैसे डिसाइड करें। यदि आपने ये रिएक्शन देखी होगी तो आपको कुछ ऐसा भी तो लग रहा होगा कि सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यहाँ जो बेस होता था, जो न्यूक्लियोफाइल होता था, वो अटैक करता था सीधा हैलाइड पे और इसका क्या कर देता था, सब्स्टिट्यूशन कर देता था, यानी प्रतिस्थापन यहाँ से इसको रिप्लेस कर देता था और कंपाउंड अपना बन जाता था, यानी प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म्ड होता था। ठीक है, तो एलिमिनेशन और अपनी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इन दोनों में डिफरेंस अपन कैसे कर सकते हैं, किसी के माइंड में इतना भी आ रहा होगा तो ठीक है। तो आपकी बुक में भी ये चीज़ लिखी हुई है कि एक तरीके से एक दौड़ है और दौड़ में जो जीतेगा वही विनर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी वही न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है, उसमें भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, बिल्कुल सेम कंडीशन हमको देखने को मिलती थी। ठीक है ना, तो हमें दोनों केसों में सेम कंडीशन देखने को मिलती थी। ठीक है, तो आप यदि ऐसा डिसाइड करना चाहते हैं कि कौन तो यहाँ पे एलिमिनेशन करेगा और कौन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, तो वो भी आप यहाँ से सीख सकते हैं। कैसे, देखो कैसे कोई रिएक्शन फेवर करे, तो ये डिपेंड करता है आपके न्यूक्लियोफाइल पर, आपके एल्काइल हैलाइड पर, और जो कंडीशन है उन सब की कंडीशन पर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन होगी या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो एक तरीके से आप समझें कि एल्काइल हैलाइड है, उसके बाद 2 रास्ते हैं, या तो वो एलिमिनेशन कर सकता है या फिर वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकता है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में उसके बाद 2 ऑप्शन है, वो SN1 भी कर सकता है, SN2 भी कर सकता है, ये दोनों रास्ते हैं। और कौन सा रास्ता चुने, तो यदि उसको ये रास्ता चुनना है तो उसको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। वो ये सबसे पहले तो वो अपना नेचर देखेगा कि मैं किसके साथ फिट बैठता हूँ, किसके साथ मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, वो चुनेगा। सेकंड वो देखेगा कि सामने वाला जो बेस है, जो न्यूक्लियोफाइल है, वो किस कैटेगरी में है, क्या वो अवेलेबल है या नहीं, क्या वो इस लायक है या नहीं रिएक्शन के। तो सब सेकंड चीज़ वो देख रहा है न्यूक्लियोफाइल को।
सेकंड चीज़ क्या देखता है, वो न्यूक्लियोफाइल को देखता है। थर्ड कंडीशन होती है कि क्या आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इसके लायक है या नहीं है, उसके बाद जो प्रोटॉन है जो इलेक्ट्रॉन है क्या वो उनको इजीली दे सकता है नहीं दे सकता है, ये चीज़ें सब देखी जाती हैं। और जो अपनी थर्ड पॉइंट है उसमें आप ये देख सकते हैं कि जो कंडीशन होने वाली हैं, एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है, जो भी यहाँ पे कंडीशन जो अपने रिएक्शन करा रहे हैं, जो भी आप रिएक्शन करा रहे हैं उन रिएक्शनों के साथ कौन कौन सी कंडीशन होने वाली हैं, वो कंडीशन भी यहाँ मेजर होती हैं, वो भी यहाँ पे इफेक्ट डालती हैं कि एलिमिनेशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, तो पहले केस में आपको मैं समझाना चाहूँगा कि देखो आपका सबसे पहले तो स्टेरिक जो हिंड्रेंस होता है वो यहाँ पे इफेक्ट करता है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब यदि आपका न्यूक्लियोफाइल की जो साइज़ है वो काफ़ी लार्ज हो, यानी आपका जो न्यूक्लियोफाइल है यदि वो साइज़ में काफ़ी बड़ा है तो जब वो अटैक करता है, ठीक है, जब वो अटैक करता है तो सीन क्या होता है, एल्किल हैलाइड ये भी अपनी पर्टिकुलर साइज़ लेके बैठा है, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल जो भी एक अपनी बड़ी साइज़ लेके आया है। तो यदि न्यूक्लियोफाइल की साइज़ बड़ी है तो तो स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण, भाई इस पर यदि ग्रुप जुड़े हुए हों तो आपको होता है बैक साइड अटैक होता है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण क्या होता है, वो स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण वो कार्बन पे अटैक करने की बजाय वो इस प्रोटॉन के साथ रिएक्शन कर देता है और प्रोटॉन के संग रिएक्शन करके अपना एक प्रोडक्ट बना लेता है। उसके बाद कौन सी रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर होती है। तो पहली बात तो यदि न्यूक्लियोफाइल का साइज यदि लार्ज है तो आप एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करोगे, ठीक है। दूसरी बात आप सभी जानते हैं यदि साइज बड़ा है, यदि मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास भाई 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हम काम में ले रहे हैं, ठीक है, तो आप कहोगे सर 3 डिग्री एल्किल जो हैलाइड होता है वो तो SN1 रिएक्शन बहुत अच्छी देता है क्योंकि उसमें स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, तो वो तो SN1 रिएक्शन करेगा। लेकिन SN1 रिएक्शन तो करेगा, ठीक है आपकी बातें, लेकिन यदि आपका जो कार्बोकैटायन यहाँ बनने वाला है यदि वो कार्बोकैटायन कैसा हो, अनस्टेबल हो, मतलब बहुत कम टाइम के लिए लेस स्टेबल हो, यानी वो बहुत ही कम टाइम जब तक न्यूक्लियोफाइल आए उससे पहले ही वो अपनी स्टेबिलिटी खो दे, यानी वो कुछ और बना ले, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं होगी। तो यदि आपका जो कार्बोकैटायन जो होता है, आपका यहाँ जो कार्बोकैटायन है यदि वो लेस स्टेबल है तो भी आप कौन सी रिएक्शन कराओगे, तो भी आप एलिमिनेशन रिएक्शन कराने वाले हैं, ठीक है, ये बात ठीक है। और यदि आपका 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो आप SN2 रिएक्शन कराते हैं, आपको सबको पता है बिल्कुल। लेकिन यदि न्यूक्लियोफाइल की साइज़ बड़ी हो जाएगी तो आप कौन सी रिएक्शन पे जाओगे, एलिमिनेशन रिएक्शन पे जाते हो। तो ये कुछ कंडीशन हैं जिनके बेसिस पे आप कहते हो कि एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। तो हमने पहली कंडीशन आपको बताई थी स्टेरिक हिंड्रेंस की, यदि आपका न्यूक्लियोफाइल का साइज़ काफ़ी बड़ा है, न्यूक्लियोफाइल आने वाला न्यूक्लियोफाइल, मानो एक न्यूक्लियोफाइल है, मैं इसे आपके सामने दिखा देता हूँ। मैंने एक बड़ा सा न्यूक्लियोफाइल ले लिया, CH3 ऑक्सीजन माइनस। अब ये वाला न्यूक्लियोफाइल किसी पर अटैक करने जा रहा है। जब इतना बड़ा न्यूक्लियोफाइल यदि किसी एटम पे अटैक करने जाएगा तो उसको स्पेस चाहिएगा, यदि उसको स्पेस नहीं मिलता है तो क्या करता है, वो प्रोटॉन के संग रिएक्शन कर देता है और एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर करता है। तो ये कुछ कंडीशन है जिनके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होती है देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होने के पीछे जो कारण हैं वो ये कुछ 2 मैंने कारण बताए हैं, इन कारणों से आप ये चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है। चलो अगले टॉपिक में बात करते हैं। जो आपका अगला टॉपिक होने वाला है जिसमें आपने सुना होगा रिएक्शन विद मेटल आपने सुना होगा, जिसे अपन कहते हैं रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल पे जाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल कराना चाहूँगा इसी का, सेट-जेप रूल का। आप ये सभी जानते हैं कि आपको जहाँ पे आपको मोर देन बीटा हाइड्रोजन होते हैं तो आप सेट-जेप रूल फॉलो करते हैं। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3 और मैंने यहाँ पे जोड़ दिया ब्रोमीन। आप रिएक्शन कराने वाले हैं QH के साथ और QH कैसा यहाँ पे एल्कोहलिक, ठीक है। जब आप ये रिएक्शन कराते हैं तो आपको कौन कौन से प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, तो आप जब ये रिएक्शन कराएंगे तो आप कहोगे सर यहाँ पे
ये है आपका अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। ये आपका कौन सा हो गया, बीटा। ये भी कौन सा हो गया, बीटा। ये भी कौन सा हो गया, बीटा। यानी हमारे पास तीन बीटा कार्बन है, तीन बीटा कार्बन है, तो बीटा हाइड्रोजन भी है हमारे पास। तो यदि हम तीनों के लिए रिएक्शन लिखें तो हम लिखेंगे, पहले के लिए मैंने लिखा CH3CH, मैंने इस पहले वाले से हाइड्रोजन निकाला है, ठीक है। यहाँ से मैंने हाइड्रोजन निकाला है और हेलोजन। तो मैं जैसे यहाँ से हाइड्रोजन निकालता हूँ तो क्या मेरे सामने यही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल यही प्रोडक्ट यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। जब मैं यहाँ इस सेकंड वाले से यदि इस हाइड्रोजन को निकालूँ या काम में लेता हूँ तो मेरे सामने जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ये वाला। क्या यही बनेगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर यही बनेगा, ठीक है। अब तीसरे केस में क्या किया मैंने, तीसरा जो था जिसके पास हाइड्रोजन है इस वाले को काम में ले रहा हूँ मैं थर्ड कंडीशन में। तो थर्ड कंडीशन में जब मैं इसको काम में लेता हूँ तो क्या मेरे सामने यही प्रोडक्ट बनता है क्या? बिल्कुल यही प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। जब आप इन तीनों कंडीशनों को देखते हैं तो आप कहोगे सर हमें 3 प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, तो क्या यहाँ 3 प्रोडक्ट बनते हैं? आप यदि ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच पा रहे हैं, क्योंकि ये 3 प्रोडक्ट नहीं हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर 3 कंडीशन है तो 3 तो प्रोडक्ट हैं, बिल्कुल हमें दिख रहे हैं, आपने बनाए हैं। बट जब आप इनका IUPAC नेम लिखोगे, तीनों का जब आप IUPAC नाम लिखोगे, IUPAC नोमेनक्लेचर करोगे, तो हमें तीनों का जो नाम है वो बिल्कुल सेम मिलेगा। आप चाहे लिख के देख लें तो हमें तीनों का IUPAC नाम क्या मिलने वाला है, बिल्कुल सेम मिलने वाला है। अब भाई जिसका नाम सेम है तो क्या वो प्रोडक्ट अलग अलग हो सकते हैं क्या? नहीं, यानी ये तीनों कंडीशन है वो एक ही हैं, सेम है ये, तो आप एक ही प्रोडक्ट बनाएं, बात तो एक ही है, ठीक है। तो इन तीनों के IUPAC नेम सेम मिलेंगे, तो यानी अपन ये नहीं कह सकते कि यहाँ आपको 3 कंडीशन मिलने वाली है, यहाँ आपको केवल एक ही कंडीशन मिलेगी, ठीक है। तो आप यहाँ एक प्रोडक्ट बनाएं और छोड़ दें और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ 3 प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो एज अ मेजर प्रोडक्ट आपको एक ही प्रोडक्ट दिखाई देता है, यहाँ 3 प्रोडक्ट आपको दिखाई नहीं देते, ठीक है। अगले टॉपिक की बात करते हैं अपन, रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल, ठीक है। और रिएक्शन विद मेटल में हमारा जो हेडिंग होने वाली है वो होने वाली है ऑर्गेनोमेटल, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्ब धात्विक यौगिक, कार्ब धात्विक यौगिक जैसे आप बोलते हैं। अब ये होता क्या है वो आप सुने, ये होता क्या है, ऐसे कंपाउंड जिनमें आपका ऑर्गेनिक हैलाइड आपका क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है, यानी आपका ऑर्गेनिक हैलाइड रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद मेटल। क्या करता है ये? रिएक्ट विद मेटल, यानी आपका ऑर्गेनिक हैलाइड मेटल के साथ रिएक्ट करे एंड फॉर्म्ड कार्बन एंड मेटल बॉन्ड, नॉन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कैसे कहते हैं? तो ऐसे कंपाउंड जिनमें आपका ऑर्गेनिक हैलाइड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करे और कार्बन मेटल बॉन्ड बनाए, यानी कार्बन मेटल बॉन्ड यदि आपको बनता हुआ दिखाई देता है तो उसे आप क्या बोलते हो? ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। जिसमें आपके सामने मैं एग्जांपल लिखूं तो मेरे सामने एक एग्जांपल है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जैसे आप लिख सकते हैं RMGX। तो ये जो है RMGX ये क्या है? ऑर्गेनिक मेटल कंपाउंड है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम जो है वो मेटल है और R जो है आप जानते हो एल्केन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी एक कार्बन की चेन है, तो आप इसे बोलते हो ऑर्गेनिक मेटल कंपाउंड। इसका एक नाम आपने सुना होगा, इसे अपन
इसे अपन ग्रिग्नार रीएजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्रिग्नार रीएजेंट बोलते हैं। ग्रिग्नार रीएजेंट जो है वो बनाया किसने था? तो आप कहोगे सर एक साइंटिस्ट थे विक्टर ग्रिग्नार। एक साइंटिस्ट थे विक्टर ग्रिग्नार, जिन्होंने इसको पहली बार बनाया था 19वीं सेंचुरी में। तो उन्होंने पहली बार एक वो प्रैक्टिकल कर रहे थे, प्रैक्टिकल करने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, उसने एक कंडीशन की, उन्होंने एक छोटा सा काम इतना सा कर दिया था कि उन्होंने क्या किया कि एक एल्किल हैलाइड लिया। यानी वो अपनी पीएचडी का एक काम कर रहे थे जिसमें उन्होंने एक रिएक्शन कराई, जिन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने काम के दौरान एक एल्किल हैलाइड लिया। एल्किल हैलाइड मैंने यहाँ पे एथिल हैलाइड लिया है, सॉरी एथिल ब्रोमाइड लिया है, उसकी रिएक्शन उसने मैग्नीशियम से करा दी। ठीक है, यानी एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन जब उसने मैग्नीशियम से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन कराई तो उन्होंने देखा कि उन्हें एक नया कंपाउंड देखने को मिला। उनको क्या मिला? एक नया कंपाउंड यहाँ पे देखने को मिला। उनको यहाँ पे क्या मिला? एक नया कंपाउंड देखने को मिला। अब एक नया कंपाउंड था, काफ़ी अच्छा कंपाउंड था, तो इसका नाम भी उन्होंने अपने नाम पर रख दिया। इसको बोलते हैं ग्रिग्नार रीएजेंट। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार रीएजेंट। तो ग्रिग्नार रीएजेंट बनता कैसे है ये भी आपने देखा, किसने बनाया ये भी आपने देखा, और कैसा इसको अपन साइनली यूज करते हैं वो भी आपने देखा। तो ये चीज़ें आपने देख ली हैं। तो आप एक चीज़ और समझें, आप ये और समझें कि यहाँ पर आपको पता है जो मैग्नीशियम होता है ये ऑर्गेनो पॉजिटिव चार्ज रखता है, सॉरी है ना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। यानी मैग्नीशियम जो होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, इजीली अपने इलेक्ट्रॉनों को छोड़ सकता है। और यहाँ पे जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव मैग्नीशियम से क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को पुल करता है, खींच लेता है। खींचने के कारण यहाँ पे मैग्नीशियम पे तो पार्सली पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पर पार्सली नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। जब आप इस बॉन्ड का नेचर देखते हो तो ये बॉन्ड जो होता है वो कोवलेंट होता है। कैसा होता है? ये आपका जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। बट ये जो कंडीशन आपको देखने को मिली जिसमें आपका मैग्नीशियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने के कारण ये जो कार्बन था इसने इलेक्ट्रॉनों को खींचा और इस पर पार्सली नेगेटिव और इस पर पार्सली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। सर अपन कह सकते हैं कि ये होता तो कोवलेंट ही है, लेकिन बट ये हाईली क्या होता है? हाईली पोलर होता है। ठीक है, यानी कोवलेंट होता है लेकिन हाईली पोलर होता है। यदि आप मुझसे पूछें कि सर ये मैग्नीशियम और हेलोजन के बीच का बॉन्ड कैसा है, तो मैं इसको बोलूँगा कि सर ये आयनिक है। ठीक है, कैसा है? आयनिक है। तो आप ये चीज़ भी यहाँ से सीख सकते हैं कि अपना जो कार्बन है और मैग्नीशियम के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट होता है, लेकिन इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने के कारण ये कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव मैग्नीशियम के साथ बॉन्डेड होने के कारण कार्बन इलेक्ट्रॉनों को पुल करेगा। पुल करने के साथ ही इस पर नेगेटिव चार्ज बनेगा और मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, इसके कारण जो बॉन्ड है वो कैसा बन जाएगा? हाई पोलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना ग्रिग्नार रीजेंट हो गया, ग्रिग्नार रीजेंट। अब इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपका जो ग्रिग्नार रीजेंट होता है ये क्या होता है? ये हाईली रिएक्टिव होता है। कैसा होता है? हाई रिएक्टिव होता है। इतना रिएक्टिव होता है कि यदि इसको कहीं भी एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन मिल जाए, यानी इसको कहीं भी प्रोटॉन दिखाई दे जाए तो ये प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के साथ ये हाइड्रोकार्बन बना लेता है। हाइड्रोकार्बन बना लेता है, यानी काफ़ी हाई रिएक्टिव होता है। और हाई रिएक्टिव होने के कारण एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन लाइक अपन H2O की बात कर लें, एल्कोहल की बात कर लें, तो ऐसे कंपाउंड के साथ ये क्या करेगा? इनका इजीली हाइड्रोजन संग रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन संग रिएक्ट करके क्या बना लेगा? हाइड्रोकार्बन बना लेता है। यानी आपका जो ग्रिग्नार रिएजेंट है, जिससे आप ग्रिग्नार, इसको अपन हिंदी में लिख दूँ मैं एक बार, इसको अपन ग्रिग्नार अभिकर्मक भी बोलते हैं, ग्रिग्नार अभिकर्मक। ठीक है, तो आपका जो ग्रिग्नार अभिकर्मक है वो बहुत अधिक क्रियाशील होता है। इतना अधिक क्रियाशील होता है कि उसको यदि कहीं से भी प्रोटॉन का कोई भी सोर्स दिख रहा हो तो उसके साथ ही रिएक्शन कर लेगा। कहीं भी उसको प्रोटॉन दिख गया तो वो कहेगा भाई चलो अब हमारे साथ चलो। ठीक, तो ये प्रोटॉन से रिएक्शन कर देता है और क्या बना लेता है? हाइड्रोकार्बन बना लेता है। जैसे मैं आपको रिएक्शन दिखाऊँ, मैंने यहाँ पर क्या किया, CH3 MgBr, ये ग्रिग्नार रिएजेंट है।
इसकी रिएक्शन जैसे ही मैं हाइड्रोजन से कराता हूँ, सॉरी H2O से, वाटर है पर ये मॉइस्चर कंडीशन में, ठीक है, पानी नहीं है, मॉइस्चर है, ठीक है। तो मॉइस्चर कंडीशन में जब आप रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, यहाँ पे CH4 प्लस MgBr और OH, यानी आपका क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन बन जाता है। इतना अच्छा रिएक्टिव होता है, और इतना अच्छा रिएक्टिव होने के कारण अपन गिरनार रिएजेंट को कभी भी खुला नहीं छोड़ते, बिल्कुल यदि लेस मात्र भी आपको मॉइस्चर दिखाई दे रहा है तो आप गिरनार रिएजेंट को नहीं छोड़ने वाले वहाँ पे, ठीक है, ठीक है, क्योंकि गिरनार रिएजेंट क्या करेगा, उस मॉइस्चर से रिएक्ट कर लेगा और हाइड्रोकार्बन बना लेगा। तो पहली बात तो ये, यदि आपको हाइड्रोकार्बन बनाना है तब तो आप ये काम करा सकते हैं, लेकिन यदि आप गिरनार रिएजेंट को, गिरनार अभिकर्मक को स्टोरेज करना चाहते हैं तो आपको ऐसा स्टोरेज करना पड़ेगा कि जहाँ पे बिल्कुल आपको थोड़ा सा भी या बिल्कुल लेस मात्रा भी आपको मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई स्पेस जो होता है वहाँ पर आप इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के कारण यहाँ पे अपन ड्राई ईथर भी काम लेते हैं, जिससे ये क्या हो, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट ना हो। ड्राई ईथर क्या करता है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, प्रोटोनों को वहाँ से ये इसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होने से रोकता है, ठीक है। तो ये आप गिरनार रिएजेंट के बारे में आपने पढ़ा, इससे अपन कहते हैं ये चीज़ें हैं। पर आप एक बार फिर से देखें, मैंने आपको बताया कि कार्ब धात्विक यौगिक, ऐसे यौगिक जिनमें आपका मेटल और ऑर्गेनिक कार्बनिक जो हैलाइड होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, कार्बन मेटल बॉन्ड बनाते हैं, बंध बनाते हैं, उन्हें अपन कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। जिसमें अपन एग्जाम्पल लिखा एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का। साइन मैंने आपको दिखाया, मैंने दिखाया कि इनमें जो R और Mg के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट होता है और कैसा होता है, हाई पोलर होता है। हाई पोलर होने के पीछे रीजन मैंने आपको बताया। इनके हेलोजन और मैग्नीशियम के बीच का जो बॉन्ड होता है वो आयनिक होता है, इससे अपन गिरनार रिएजेंट कहते हैं। इसका जो नाम है विक्टर गिरनार ने दिया था, सॉरी विक्टर गिरनार ने इसकी खोज की थी। कैसे बनाया था ये भी हमने सीखा कि इसने एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम से करा दी थी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और हमें गिरनार रिएजेंट दिखाई देने लग गया था, ठीक है। फिर हमने इसके नेचर के बारे में देखा तो हमने देखा कि आपका जो गिरनार रिएजेंट है वो हाईली रिएक्टिव है, उसको कहीं से भी प्रोटॉन का सोर्स मिलता है तो वो हाइड्रोकार्बन बना लेता है। तो इतनी बात अपने गिरनार रिएजेंट के बारे में पढ़ी, ठीक है। इसके बाद अपना एक लास्ट टॉपिक होने वाला है केमिकल रिएक्शन में, अपना एक केमिकल रिएक्शन में लास्ट टॉपिक होने वाला है, जो भी आप देखें, जो आपको सुना हुआ होगा और 11th क्लास में बिल्कुल आप ये पढ़ के आए हो, ठीक है। और हम जब 11th क्लास पढ़ाएंगे तो उसमें भी आपको ये दिखाई देगा, बोर्ड्स रिएक्शन, बोर्ड्स रिएक्शन, ठीक है। अब बोर्ड्स रिएक्शन क्या होती है, बोर्ड्स अभिक्रिया, ठीक है। बोर्ड्स अभिक्रिया क्या होती है, क्या होता है इस बोर्ड्स अभिक्रिया में, आप सबको याद आ रहा होगा कि इसमें अपन क्या करते थे, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, इसमें अपन एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम से कराते थे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर मतलब शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते थे। और जैसे ही आप रिएक्शन कराते थे तो आपको क्या देखने को मिलता था कि सोडियम जो है वो तो हैलोजन से रिएक्शन कर लेता था, ठीक है। और रिएक्शन करने के साथ ही हमें प्रोडक्ट देखने को मिलता था। तो प्रोडक्ट क्या होता था, अपना हाइड्रोकार्बन और सोडियम हैलोजन से रिएक्शन करके यहाँ से बाहर निकल जाता था। यानी आपको यदि इवन नंबर में हाइड्रोकार्बन चाहिए तो आप कौन सी रिएक्शन कराओगे, बोर्ड्स रिएक्शन कराओगे। और आपको ये देख के याद भी आ रहा होगा कि अभी लास्ट ईयर का जो 2023 में जो अभी बोर्ड लगी थी उस बोर्ड में भी आपको ये दिखाई दिया था और नीट में भी ये आपको दिखाई दे सकता है, ठीक। तो आपके सामने आप इस कंडीशन में हमेशा सेम टाइप का एल्किल हैलाइड लोगे, पर आपके माइंड में आ जाए सर हम नहीं चाहते सेम टाइप का लेना, हम चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ एग्जांपल से लिखना चाहूँ कि मैंने क्या किया, CH3Br ले लिया, उसकी रिएक्शन मैंने सोडियम से कराई, ठीक है। तो जैसे ही मैं रिएक्शन कराता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो मैं देखता हूँ कि मुझे एथिल प्राप्त हो गया, एथेन प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया, एथेन, और साथ में सोडियम ब्रोमाइड यहाँ पे मुझे मिला, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन यदि मैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड ले लूँ, क्या होगा, यदि मैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड ले लूँ, मैंने R' एंड डिफरेंट टाइप के मैंने एल्किल हैलाइड लिए हैं, तो क्या होगा, यदि मैं रिएक्शन कराता हूँ, मैं आप सोच रहे होंगे कि यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ पे हमें 3 टाइप के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, सेम R' और एक इसका अपन को डिफरेंट टाइप का, ठीक है। देखो एक बात तो इसने सेम कैटेगरी में रिएक्शन की,
एक बार इसने सेम कैटेगरी में रिएक्शन करी, एक बार इन दोनों ने मिलकर रिएक्शन करी है, यानी हमें 3 प्रकार की क्या मिला है, हमें 3 प्रकार के प्रोडक्ट देखने को मिले हैं। तो क्या आप सोच रहे होंगे सर ऐसा भी करा सकते हैं, क्या हम डिफरेंट टाइप के एल्काइल हैलाइड ले सकते हैं? तो आपने ये सुना भी होगा कि हम कभी भी डिफरेंट टाइप के एल्काइल हैलाइड नहीं लेते, इसमें केवल सेम टाइप के एल्काइल हैलाइड ही इस रिएक्शन में यूज किए जाते हैं। तो आपने कभी सोचा भी होगा कि सर ऐसा क्यों है कि हम डिफरेंट टाइप के एल्काइल हैलाइड नहीं लेते, उसके पीछे रीज़न क्या है? आपने तो रिएक्शन करा दी ना, हमें प्रोडक्ट मिल गया ना, क्या प्रॉब्लम है? 3 प्रोडक्ट मिले, अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमें ये मिलता है मिक्सचर। क्या मिला? मिक्सचर। अभी जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर में से किसी भी कंपाउंड को या किसी भी प्रोडक्ट को आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं है, यानी आप इस मिक्सचर में से किसी एक कंपाउंड को बाहर नहीं निकाल सकते। जब आप इसको बाहर नहीं निकाल सकते किसी एक कंपाउंड को, तो हमें मिक्सचर मिलेगा, और मिक्सचर मिलेगा तो हमारा काम नहीं चलेगा, ठीक है। यानी आप इस टाइप की रिएक्शन नहीं करा सकते, आप हमेशा सेम एल्काइल हैलाइड लोगे। तो इसी के साथ हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो ख़त्म होती हैं। अपनी जो सभी जो हेलो एल्कीन की जो अभिक्रियाएँ थी, रासायनिक अभिक्रियाएँ, वो सभी ख़त्म हो चुकी हैं। अगली क्लास में अपन अगला टॉपिक हेलो एरीन शुरू करने वाले हैं। और यदि आपको ये अच्छा लगता है, आपके लिए यदि हेल्पफुल है, आपको मज़ा आ रहा है देखने में, तो खुल के लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट सब कुछ कीजिए आप, और देखते रहिए। थैंक यू।